कल हमने जो बताया था आपको होमवर्क वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और हम लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। या ये कहें कि साइड बुक के हिसाब से हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के हिसाब से तो अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। उसमें 2 चैप्टर मिक्स कर दिए गए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ और गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, ठीक है ना। तो डाल लीजिए गॉस की प्रमेय। गॉसस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉसस थ्योरम। चलिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें गॉस की प्रमेय पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे सामने यही आता है कि गॉस की प्रमेय पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो हम लोग अगर बात करें प्रीवियस क्लासों में, तो अगर कहीं पर मान लीजिए अपना प्लस क्यू आवेश रखा होता था तो ये क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। आवेश क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। और यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज के कारण, इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था वो E बराबर 1/4πε0 Q/r² मिलता था। ये हमने पढ़ा था। इस एक सिंगल पॉइंट आवेश के कारण अगर मान लो यहाँ पर एक और पॉइंट चार्ज रखा होता Q2, ये Q1 होता, एक और होता Q3, तो हम लोग और हमसे बोल देता कि ये पॉइंट जो P है, इन तीनों आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम लोग इसके लिए क्या करते थे कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते थे, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें क्या करते थे हम लोग, E बराबर इसके द्वारा मान लो इंटेंसिटी E1 है, इसके द्वारा E2 है और इसके द्वारा E3 है। तीनों का हम लोग वेक्टर योग लेते थे, सदिश योग लेते थे और सबको जोड़ देते थे। इसी प्रकार आगे चलता जाता था। तो हम लोग इंटेंसिटी आराम से निकाल लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी या तीव्रता है वो आराम से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन कल हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश एक रेखा पर, एक सरफेस पर, किसी वॉल्यूम पर एक समान रूप से फैला हो। एक समान रूप से फैले होने का मतलब जैसे ये प्लस ये चार्ज एक समान रूप से फैला हो। एक समान रूप से फैले का मतलब कि 2 चार्जों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। कैसी होती है, बहुत कम, बहुत पास चार्ज हो तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये चार्ज इस पर एक समान रूप से फैला दिया गया। तो अगर इस कंडीशन में, इसे हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसी सिचुएशन में हमसे बोल दे कि इस पॉइंट P पर, जो यहाँ से R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो अब हमारे लिए थोड़ी समस्या हो गई है। समझ में आई बात, मेरा क्वेश्चन समझ में आया। हम ये समझ रहे हैं कि गॉस की प्रमेय पढ़ने की जरूरत क्या है। भाई जैसे हम लोगों ने जब पॉइंट आवेश रखा था ये Q, और इसके कारण बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हमने मान लिया था कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। और फिर हमने अब परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। और वो बल क्या होता था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और Q1 Q2 Q0/r²। और तीव्रता ज्ञात करनी होती तो हम लोग करते थे E बराबर F/Q0 और F की वैल्यू रख देते थे 1/4πε0 Q0/r²। और यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता था तो हमारी इंटेंसिटी निकल के आती थी 1/4πε0 Q/r²। ये तो कूलाम के नियम की सहायता से हम ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर एक आवेश नहीं है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, अनंत आवेश है। कैसा है, अनंत आवेश, एक समान रूप से फैला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब तो कूलाम का नियम फेल हो गया। भाई कूलाम का नियम तो हम 1, 2, 3, 4 आवेशों के लिए लगा सकते हैं, वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके। तो ऐसी सिचुएशन में तीव्रता निकालना
बहुत टफ हो गया हमारे लिए। कूलाम का नियम यहाँ पर क्या हो गया, फेल। अब कूलाम का नियम लगा के हम लोग इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में एक साइंटिस्ट आए, कौन, गॉस, और गॉस ने कहा कि आप हमारी थ्योरम यूज कीजिए और कितना भी चार्ज हो, अनंत चार्ज हो, उसके कारण आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग जो गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं वो इनफाइनाइट चार्ज के कारण इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कूलाम का नियम हम लोग नहीं लगा पाएंगे, इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो गॉस की प्रमेय क्यों पढ़ते हैं, समझ में आया? अनंत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। अब गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। क्या करना है? कुछ चीजें समझनी है। ठीक है, आइए हम लोग एक दो चीजें समझते हैं। चीजें समझनी है, आइए बेटा बहुत ध्यान से, हमें कुछ चीजें समझनी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे एरिया वेक्टर। क्या समझेंगे? जैसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्वांटिटी तो आपने पढ़ी है, राशि, राशि आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो वेक्टर एक स्केलर। तो कोई पूछे कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश के अदिश, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे क्षेत्रफल अदिश राशि है, बट क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। आइए जरा देखिए, हम किसी भी, कल भी बात किया, आज भी बात कर रहा हूं, मैंने बताया दुनिया में कोई भी चीज बनी हो उसे हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। कल बताया था कोई भी चीज हो, जैसे ये रेखा है, इस रेखा को हम मान सकते हैं कि ये इतने इतने टुकड़ों से मिलकर बनी है, इतने इतने टुकड़ों से, इतने इतने टुकड़ों से, और इनमें से एक टुकड़े की लेंथ हम लोग क्या लेते थे, डी है। उसी प्रकार हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्रफल छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ। सीधी सी बात है भाई, छोटे छोटे क्षेत्रफलों से। प्रकृति में कोई भी चीजें, सारी चीजों को हम लोग स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ, स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। एलिमेंट को हम लोग हिंदी में अल्पांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? तक जैसे मान लो कि ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, कोई प्लेन क्षेत्रफल है, समतल प्लेन, तो इसको आप छोटे छोटे क्षेत्रफलों से बना हुआ मान सकते हैं। कोई डाउट? देखते रहिएगा ध्यान से। इसको हम लोग इतने इतने, ये बेटा ध्यान से देखते रहिएगा, देखिए हमने इसको इतने इतने छोटे छोटे क्षेत्रफलों से बना हुआ मान लिया। दिख रहा है? इतने इतने छोटे क्षेत्रफलों से बना हुआ मान लिया। मान लिया कि नहीं मान लिया? दिख रहा है? देखिए इतने इतने छोटे क्षेत्रफलों से, इतने इतने छोटे क्षेत्रफलों से बना हुआ मान लिया। देखिए इनमें से एक क्षेत्रफल को हम लोग क्या ले लेते हैं, डी ए। क्या ले लेंगे? चूंकि एरिया को ए से शो करते हैं, डी ए, तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो डी ए छोटे छोटे इतने डी ए क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। अगर इस पूरे इस प्लेन का, ये जो देख रहे हो, इस पूरे प्लेन का एरिया मान लो ए है, क्या है, तो वो ए हमें फाइंड कब होगा, जब हम सारे एलिमेंट जोड़ेंगे, डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए बराबर डॉट 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 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे गोले का एरिया, इस पूरे प्लेन, ये पूरे स्फीयर का इस हमें एरिया मिल जाएगा। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्रफल को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। और प्रत्येक स्मॉल एलिमेंट एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है एरिया, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, निश्चित बात है। तो प्रत्येक एरिया की, प्रत्येक एक छोटे से क्षेत्रफल की, स्मॉल एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव उसके परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? उस पे जो नॉर्मल खींचते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डालते हैं, उस परपेंडिकुलर के अनुदेश होती है, उसी सीध में होती है। जैसे इस एरिया की अगर डायरेक्शन लेंगे तो इस एरिया की डायरेक्शन ये आएगी, मतलब उस 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर।
प्रत्येक एरिया की डायरेक्शन सदैव उसके कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसके लंबवत होती है। जैसे मान लो ये कोई एरिया है छोटा सा, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लंबवत होगी ये। और इस डायरेक्शन को हम लोग दिखा देते हैं एन कैप से। किससे दिखा देते हैं, ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है। या एन कैप से ना दिखाओ तो डीए वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके डीए वेक्टर। तो प्रत्येक क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक सदिश राशि। और सदिश राशि अगर क्षेत्रफल है तो जरा ध्यान दीजिए, हमने शुरू में ही बात की कि अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो परिमाण और एक दिशा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसका मतलब कोई भी वेक्टर जो बनता है, वेक्टर बराबर होता क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर ये क्षेत्रफल सदिश राशि है, डीए को हमने सदिश राशि माना है, तो डीए का परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन। किसी भी राशि के मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से दिखाते हैं, इनटू इसकी डायरेक्शन को हम लोगों ने किससे दिखाया है, समझ में आया। ये अपना एरिया वेक्टर है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम पूरा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या लिख देंगे, ए और बराबर इसका मॉड ए इंटू एन क्या। समझ में आया, क्लियर हुए, समझ में आया क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो प्रत्येक क्षेत्रफल को हम लोग छोटे छोटे क्षेत्रफलों से बना हुआ मान सकते हैं, और प्रत्येक लघु क्षेत्रफल की जो स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो सदैव उस पर जो नॉर्मल खींचते हैं, जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, अभिलंब के अनुदिशीय होगी। समझ में आया बात। तो ये हमारा हुआ एरिया वेक्टर। समझ में आया, एरिया वेक्टर से क्लियर हुए। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलिए, दो चीजें समझनी है हमें गॉस थ्योरम के लिए। एरिया वेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को, प्रत्येक एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स, जरा ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अच्छा सिंपल सी बात, जहां पर चार्ज आता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। विद्युत क्षेत्र को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसे दर्शाते हैं वैद्युत बल रेखाओं से। इसका मतलब जहां चार्ज है वहां वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी, निश्चित बात है। मान लो कि इधर देखिए, मान लो हम जहां पर बैठे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, तो इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को लेके आए, किसी एरिया को लेके आए, एरिया का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, एरिया का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो बोर्ड पर, एरिया का मतलब ये, दिस इज एरिया। ये क्या है, एरिया का मतलब जिसमें लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। लेकिन इस एरिया, ये एरिया है, तो इस एरिया को हम छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। कितने कितने, इतने इतने एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं, इतने इतने से। और इसको हम क्या लेंगे, डीए। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इस एरिया की भी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ रही। अब अगर ध्यान दें यहाँ पर बहुत ध्यान से, मान लो हम जिस स्पेस में बैठे हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जिस स्पेस में बैठे हो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी, होंगी। अगर मैं बाहर से इस एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं तो हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम बाहर से इस एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस एरिया को पार करके पार चली जाएंगी। इसको पार करेंगी, इसमें घुस जाएंगे अंदर, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही बात भाई। जैसे जहां चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लो आप जहां बैठे हो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स इधर से उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन होती है तो बहुत सारी लाइन्स ऐसे जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जा रही हैं। अब उसमें कोई हम एरिया लेके आ गई, क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल से बोलाने क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे, तभी तो इसी को अनुभव होगा कि ये विद्युत क्षेत्र है।
तो इससे बहुत सारी लाइन क्या करेंगी, अनुभव क्रॉस करेंगी, पार करेंगी, 2 4 6 8 10। वो तो डिपेंड करता है कि हम इस सरफेस को रखे कैसे हैं, वो तो डिपेंड उसी पे करता है ना भाई। मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो सारी लाइंस पास हो जाएंगी नहीं। अगर मैंने मान लो ऐसे ही रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और मैंने सरफेस को भी ऐसे रख दिया, तो लाइंस इससे पास होंगी ही नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैंने इस पेज को भी ऐसे ही रख दिया, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश ही रख दिया, तो लाइन कहाँ पास होंगी, लाइन तो ऐसे निकल गई। अब इससे जो लाइन पास हो रही है, जो परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है, लंबवत लाइन इससे जो पास हो रही है, उन रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित कोई भी एरिया, कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइंस पास होती हैं, उसके लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ रही? वैद्युत फ्लक्स, इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान दो, वैद्युत फ्लक्स। एक मिनट आप समझिएगा इधर, वैद्युत फ्लक्स ध्यान दीजिए। मान लीजिए बोर्ड पर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई एरिया रखा है, ये एरिया रखा है, दिख रहा है आपको? इससे लाइनें पास हो रही हैं, इससे लाइन पास हो रही हैं, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर मैं इस एरिया को घुमा दें थोड़ा, इधर देखिए नए चित्र में देखिए, अगर इस एरिया को मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं तो एरिया ये आ गया। अब इसमें से कोई लाइन पास हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, कोई फ्लक्स नहीं है। हमने साफ कहा अगर इसको फिर से हम घुमा दें, फिर से घुमा दें तो ये फिर से ऐसा आ जाएगा, फिर लाइन पास हुई, मतलब वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है। किसी भी सरफेस से जो वैद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर पास होती हैं, उन रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ रही बात? वैद्युत फ्लक्स मतलब जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि वहां से बहुत सारी लाइन पास होंगी। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहे हैं? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया को हम घुमाएं तो ये भी निश्चित है कि एरिया को घुमाएंगे तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं? देखिए ये एरिया ऐसे रखा था तो इतनी लाइनें पास हो रही थी, घुमा दिया एक भी लाइन नहीं पास हो रही, फिर घुमाया फिर लाइन पास होने लगी। अगर मैं एरिया को घुमाऊंगा मतलब थीटा चेंज कर रहा हूं, थीटा चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा। हो रहा है कि नहीं? आपके सामने देखिए, बहुत भारी दिमाग नहीं लगाना, बहुत हल्का दिमाग। मतलब किसी भी सरफेस से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब बात ये आई कि सर ये क्या बात हुई, हमने तो आज दिन तक, हम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आज दिन तक हमने जितने भी परिभाषाएं पढ़ी हैं उनका गणितीय रूप दिया है। ये फ्लक्स की आपने क्या परिभाषा बता दी, इसका कोई गणितीय रूप तो बताइए आप भाई। जैसे हमने कूलाम का नियम पढ़ा तो कूलाम का नियम गणितीय रूप दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, भाषा पर कम बिलीव करते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा फ्लक्स। सर फ्लक्स का कोई मैथमेटिकल रूप दिखाइए, कोई मैथमेटिकल फॉर्म बताइए जिससे फ्लक्स आसानी से समझ में आए। तो हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, इसलिए फ्लक्स को हम लोगों ने गणितीय रूप में भी लिखा। अब गणितीय रूप में कैसे लिखा देखिए इधर ध्यान से, गणितीय रूप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इसके अंदर ये एरिया मान लिया, इसका एरिया है ए, कितना है, और ए एरिया के ऊपर वेक्टर लगाया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फ्लक्स होता क्या, फ्लक्स को हम लोग फाई ई से शो करते हैं, किससे, फाई ई से, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे किससे शो करते हैं, फ्लक्स को फाई से। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिख रहा है, और उसमें रख के किसी क्षेत्रफल क्या, एरिया वेक्टर ए, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, किस गुणन को, अदिश गुणन को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये हो गई गणितीय फॉर्म, किसकी गणितीय फॉर्म हो गई, फ्लक्स की। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के अदिश गुणन को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब अदिश गुणन क्या है,
ये चीज़ थोड़ा फर्स्ट ईयर से है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ जल्दी से। ठीक, जल्दी से बता दे रहा हूँ। आपने देखा था क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक तो सदिश एक अदिश। अदिश राशियाँ हमारी बीजगणितीय नियम को फॉलो करती हैं, उन्हें एल्जेब्रिक रूल से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बीजगणितीय नियम से ना तो जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। उनके लिए हमें अलग से रूल पढ़ने पड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए तो मैंने पहले ही आपको रूल पढ़ा रखा है। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों थीटा कोण पर झुके हैं, तो इनका जो योग होता है वो क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दो वेक्टरों का जो गुणा होता है वो दो प्रकार का होता है। दो सदिशों का गुणा दो प्रकार का होता है, मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार का हो सकता है दो वेक्टरों का। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन, और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। सदिश गुणन क्या होता है? मान लो तुमने दो वेक्टरों का गुणा किया, मान लो दो वेक्टरों का गुणा किया और जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो भी एक सदिश राशि आ गया। क्या आ गया? तो वो तो हो गया सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मतलब ए क्रॉस बी, लगा दिया विरोध। ये सदिश गुणन है। जब दो वेक्टरों का गुणा करें और गुणनफल सदिश राशि आई तो वो सदिश गुणन हो गए। ए क्रॉस बी, जो दो, मान लिया इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। जो दो वेक्टरों का सदिश गुणन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों ए बी, परिमाण को हम लोग बिना मॉड के भी ऐसे लिख सकते हैं, पता है आपको, और उनके बीच जो कोण होता है उसकी ज्या साइन थीटा। थीटा एंगल है, थीटा की ज्या क्या हुई? साइन थीटा। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश गुणन, वो दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच जो एंगल बनता है उसकी ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन क्या होता है? उसे हम लोग डॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ये देखिए लगा रखा है डॉट। वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच जो एंगल होता है उसकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखिए कोज्या के गुणनफल के बराबर। समझ में आ रही बात? तो फ्लक्स हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो जब हम ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहां पर थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ए और वेक्टर ए और बी के। तो क्या ई डॉट ए को फाई ई हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? ई ए कॉस लिख सकते हैं नहीं? इसे देखिए, ई बी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ए बी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दो वेक्टरों का कौन सा गुणा रखा है? अदिश गुणन रखा है, अदिश गुणन। और अदिश गुणन को दो वेक्टरों का अदिश गुणन किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा के। तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ? ई ए कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा? ई बा ए के बीच का एंगल, ई बा ए के बीच का एंगल होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब समझ में आया अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। तो ये डॉट है, आगे के लिए याद रखना, अगर कभी डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश राशि प्राप्त होगी तो हम ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर सदिश राशि प्राप्त होती तो ए बी साइन थीटा। समझ में आ रही बात? क्लियर हुए हैं? क्लियर हुए? तो अब इसका मतलब ये देखिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। फ्लक्स समझ में आया बेटा आपको? क्लियर हुए? इसका मतलब ये है, ध्यान से, इसका मतलब चूंकि आप यहां से जानते हैं कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब हम इसे भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये फ्लक्स निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहां पर थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा ए बा वेक्टर ए सदिश क्षेत्रफल, ये थीटा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर क्या
एरिया वेक्टर ए के बीच क्या है, कोण है, क्या है, एंगल है। समझ में आया थीटा। यहां से देखिए बेटा फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो हम थीटा बराबर 90 ले लें, मतलब ई और ए के बीच का एंगल क्या ले लें, 90 ले लें, ई और ए के बीच का एंगल, तो वहां से जो फ्लक्स आउट होगा वो क्या होगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, फ्लक्स 0 हो गया। कुछ समझ में आ रही बात, फ्लक्स क्या हो गया, क्योंकि cos 90 का मान 0 तो फ्लक्स भी 0, फिर तो 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे 0। इसका मतलब यह है कि कभी भी एरिया वेक्टर ए और क्षेत्रफल, वो एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई के बीच एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही। अब एक बात और, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। फ्लक्स को गणितीय रूप में लिखना सीख गए, क्लियर हो गए, कैसे लिखते हैं समझ में आया फ्लक्स, ठीक। ई और ए का डॉट प्रोडक्ट, फ्लक्स क्या है, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ई और ए, और ई और ए के बीच का एंगल कभी 90 हुआ तो फ्लक्स 0। आइए जरा इसको देखते हैं थोड़ा और विस्तार से, समझ में आ रही है कुछ चीजें, क्लियर हो रहे हो, ठीक। चलिए देखिए, मान लो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। अभी आप पढ़ के गए एरिया वेक्टर, प्रत्येक एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव उसके परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है लंबवत। अभी पढ़ के गए, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसमें ये हमारे पास क्या है, एरिया है। ये एरिया है या नहीं है, इसमें लेंथ भी है और हाइट भी है, वो सॉरी लेंथ भी है, विड्थ भी है, तो एरिया है, ये एरिया है। हम ये भी जानते हैं इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो सदैव इसके परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी या नहीं होगी, ये लंबवत होगी, क्लियर है। देखिए यही तो इसकी डायरेक्शन आएगी इस एरिया की। इस एरिया को अभी देखना, कंफ्यूजन दूर करना अपना बोर्ड पर। ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया, ई ए कॉस, फ्लक्स का सीधा सा मतलब है किसी सरफेस से जो वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी, ठीक। फ्लक्स डिपेंड करता है थीटा पर, थीटा में चेंज करूंगा फ्लक्स बदल जाएगा। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहे हैं आप लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस रखी है, ये सरफेस रखी है, क्षेत्रफल रखा है, ये एरिया की डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक। ये क्षेत्रफल रखा हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल रखा है, ये कोई सरफेस रखा है। बताइए यहां से फ्लक्स पास होगा, कितना होगा, कितना पास होगा यहां से, इधर देखिए ये एरिया है इधर, वो सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्षेत्रफल रखा है, ये क्षेत्रफल रखा है ना, तो यहां से फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा, होगा। कितना होगा, कितना होगा, तो इसके लिए हमें ई और ए के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ई और ए के बीच का एंगल कितना है, ये ई है और ये एरिया है, तो इसके बीच का एंगल 90 मत मान लेना कभी भी। क्यों 90 मानो, अब 90 नहीं मान सकते, वैसे लग रहा है ये क्षेत्रफल तो 90 रखा है, ये जो क्षेत्रफल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, देखिए दिख रही है वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और ये एरिया रखा है, तो ये सीधा दिख तो रहा है 90, लेकिन ये तो क्षेत्रफल की है ना, ये तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में बहुत अंतर है, एरिया वेक्टर और एरिया में बहुत अंतर है। जब हम एरिया को वेक्टर बोलेंगे तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन उसके कैसी है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। अब देखिए ये सर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है और ये रखा सरफेस, तो सरफेस तो देखिए सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है, लेकिन जब हम इस एरिया की डायरेक्शन लेंगे, इस एरिया की डायरेक्शन लेंगे तो इसका एरिया ये तो है नहीं, ये तो लेंथ है, ये भी एरिया नहीं है, एरिया तो ये भाग है ना, ये जब इसका हम एरिया लेंगे तो ये देखिए एरिया आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा लंबवत, देखिए यही परपेंडिकुलर आएगा। अब देखिए ई और ए की डायरेक्शन कैसी हो गई, देखिए ई भी, ई की डायरेक्शन ये है और ये पृष्ठ रखा है, और इसकी देखिए इस पर जो हमने ये लिया एरिया वेक्टर, ये लिया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये ई की डायरेक्शन और ये किसकी डायरेक्शन,
एक ही है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रफल की डायरेक्शन उसके लंबवत होती है। तो देखिए ये लंबवत ही तो रखा है 90, लंबवत रखा है, ये एक ही डायरेक्शन। तो जब क्षेत्रफल लंबवत है यहाँ पर, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी, आएगी कि नहीं, देखिए ये आएगी, आ रही है ये आएगी। मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। समझ में आया कि नहीं, सेम डायरेक्शन में समझ में आया। देखिए ये क्षेत्रफल, ये एरिया वेक्टर, ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपना क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव उसके लंबवत होती है। ये तो क्षेत्रफल हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो लाइन है, क्षेत्रफल तो यही तो है, तो इसकी डायरेक्शन लेंगे तो इधर ले नहीं सकते, इधर ले नहीं सकते, तो फिर यही तो होगी, क्षेत्र उसके लंबवत होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो दोनों किस दिशा में हुए, एक ही दिशा में हो गए। तो थीटा क्या हो गया, हो गया 0। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा फाई ई बराबर वो क्या होगा, फाई ई बराबर ई इंटू कॉस 0 का मान क्या हो गया 1। मतलब यहाँ से जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम पास होगा। कैसा पास होगा, क्यों मैक्सिमम क्यों पास होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कॉस में सबसे बड़ा मान 0 का ही होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, जब थीटा, अभी हम पढ़ के गए कि फ्लक्स थीटा पे डिपेंड करता है और थीटा सबसे ज्यादा तुमने कर दिया तो फ्लक्स नहीं सबसे ज्यादा होगा। भाई बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ा माइंड से सोचिए कि ये चीज निर्भर किस पे कर रही है, और थीटा का मान सबसे ज्यादा तुमने कर दिया 0, क्योंकि थीटा का कॉस 0 का ही मान सबसे ज्यादा होता है 1। उसके बाद कॉस 30 का मान तो √3/2, ये सब छोटे हैं, 1 से सब छोटे हैं। तो इसका मतलब फ्लक्स भी तो सबसे अधिक होगा, थीटा वाला 90 पर होगा। और सिंपली भी देख सकते हो, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस हमने ऐसे रखा है इस पर, तो ये पूरी लाइन इससे पास नहीं हो गई, देखिए हो रही है पूरी लाइन पार। ये 3D नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये रखोगे पूरी लाइन पार हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा लाइन पार होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मैं इस सरफेस को, ध्यान दीजिए अभी तो ऐसे रखा था तो एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में था जिधर विद्युत क्षेत्र था। अगर मैं इसी सरफेस को ऐसे रख दें, विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ये आएगा लंबवत। भाई इधर तो ले नहीं सकते, ये कहाँ एरिया है, एरिया तो ये है ना, ये तो एरिया की डायरेक्शन ये आएगी लाइन 90 डिग्री पर आएगी। अब आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान दीजिए जरा, दिमाग तुम कंफ्यूज होते इसीलिए मैंने समझाया। कंफ्यूज क्यों होते, तुम अभी सोच रहे हो सर ये 90 होगा, कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां पर एरिया वेक्टर खींचना है आपको, इसकी डायरेक्शन लेनी है, और प्रत्येक क्षेत्रफल की डायरेक्शन उसके लंबवत होती है। जब मैंने इसे ऐसे रख दिया तो अब इसकी डायरेक्शन ये आ रही है,